ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक क्या था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, शॉर्ट फॉर्म में जीसीडी। और होता है कुछ नहीं है, होता क्या ही एक्ससीएफ ही होता है, कोई अलग चीज नहीं है। तो डेफिनेशन एक बार फिर भी लिख लेते हैं। तो जीसीडी ऑफ टू नंबर का मतलब इंटीजर, ठीक है ना। जीसीडी ऑफ टू नंबर ए एंड बी एट लीस्ट one of them is non-zero, ठीक है। ए और बी में से कम एक जीरो नहीं होना चाहिए, दोनों का दोनों जीरो हो जाए, उस कंडीशन में हम लोग जीसीडी डिफाइन नहीं कर सकते हैं, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर नहीं बता सकते हैं। तो जीरो इज डिनोटेड ऐसे लिख सकते हैं, जीसीडी ब्रैकेट में ए कॉमा बी, या फिर सीधे ओपन ब्रैकेट में ए कॉमा बी, ठीक है। और ये क्या होगा, ग्रेटेस्ट पॉसिबल कॉमन डिवीजर ऑफ ए एंड बी का जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल कॉमन डिवीजर है वो होगा। अब जैसे लास्ट एग्जांपल जो था एक हमारा ये 25 और 125 वाला, इसमें हम लोग क्या देखे थे कि 25 को अगर हम लोग फैक्टर देखें कि ये किससे होगा, 5 इसका एक डिवीजर है, -5 भी डिवीजर है, 25 भी और -25 भी डिवाइड करता है। उसी तरह से अगर 125 पे बात करें तो 5 भी है, -5 भी है, -25 है और सिर्फ नहीं +25 है, और भी है, ये है अभी, मतलब इतना सारा है। तो इस कंडीशन में अच्छा यहाँ तो, और एक तो खैर सब में होता ही है, लाइक +1 -1 +1 तो नहीं लिखते हैं, और -1 तो खैर सब में होता है। अब इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है जो कॉमन हो दोनों में, कॉमन वाला तो लिस्ट कर दिए हम लोग। अब इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, तो ग्रेटेस्ट है 25। यहां से क्या समझ में आया कि ग्रेटेस्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ही हमारा जीसीडी होगा, यानी जीसीडी निगेटिव नहीं आएगा, चाहे नंबर हमारा निगेटिव हो जाए पर जीसीडी हमारा पॉजिटिव ही आएगा, जीसीडी हमारा पॉजिटिव ही होगा। अगर जैसे यहाँ -125 भी नंबर रख लेते ना, तो भी जीसीडी हमारा 25 ही आता, ये अलग नहीं आएगा। तो जीसीडी कुछ है नहीं, ये तो पता चल गया कि एक्ससीएफ ही है। तो अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर उर्फ जीसीडी का हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज लिखो, इसका कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगे इसके। प्रॉपर्टीज पहला कुछ है नहीं है, अगर ए और बी इस तरह से ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ही पूछ रहा है, ये इक्वल्स टू 1 है। इस तरह का प्रैक्टिस क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि जो आरएमओ पीआरएमओ एग्जाम होता है ना, उसमें काफी साइंटिफिकली तरीके से, इतना लिटरेचर में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में पूछेगा। तो हमें समझ आना चाहिए कि किसको किस तरह से लिखते हैं, इसका मतलब क्या है। तो ए और बी अगर 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी आर को प्राइम और रिलेटिव प्राइम। को प्राइम का मतलब ये नहीं होता है कि ए प्राइम होना चाहिए, बी प्राइम होना चाहिए। ए और बी आपस का जो कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए, उस केस में को प्राइम कहते हैं, ठीक है। ए हमारा कॉम्पोजिट नंबर हो सकता है और बी हमारा कुछ और नंबर हो सकता है, बट आपस में उन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए 1 के अलावा। इस कंडीशन में कम से कम एक नंबर हमारा प्राइम होगा, और जो दूसरा नंबर है ये प्राइम या कॉम्पोजिट कुछ भी हो सकता है, ये प्राइम भी हो सकता है, कॉम्पोजिट भी हो सकता है, बट एक नंबर तो प्राइम होना ही चाहिए। अगर दूसरा नंबर भी कॉम्पोजिट हो गया
दूसरा नंबर भी कॉम्पोजिट हो गया, तब दिक्कत आता है कई बार, बट ये कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो आराम से हम लोग एक नजर सोच सकते हैं कि प्राइम तो होगा ही होगा। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, सॉरी दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है, ए और बी इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर अगर जी हो। इसका मतलब ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जी उसका एक फैक्टर होगा इंटू ए वन। बी के जगह कैसे लिख सकते हैं, उसका भी एक कॉमन फैक्टर जी होगा इंटू बी वन। इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर यहां से ए वन कॉमा बी वन इसका जीएसडी निकाला जाए तो ये वन होना चाहिए, क्योंकि सबसे ग्रेटेस्ट जो फैक्टर था वो तो निकल चुका ना इन दोनों में कॉमन, अब ये वन हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो तो 2 क्यूब इंटू 5 ये ए है, और बी है हमारे पास 2 स्क्वायर इंटू 7। तो यहां से 2 स्क्वायर को अगर बाहर निकाल लिए फिर आया 2 इंटू 5, तो ये दो फैक्टर हुआ, और यहां से भी 2 स्क्वायर कॉमन निकालिए 7। एक नंबर दूसरा नंबर, एक नंबर दूसरा नंबर, जो ग्रेटेस्ट है जो दोनों में कॉमन है वो क्या है 2 स्क्वायर। तो अगर कहीं पर ए कॉमा बी ऐसे पूछा तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मतलब 4, और ए वन कॉमा बी वन क्या है हमारे पास, ये है 10 और 7, और इसका क्या आता है 1 ही आएगा। अगर इस तरह से प्राइम फैक्टर वाले फॉर्म में सोचेंगे ना तो काफी सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये लिखाया ही इसलिए गया है कि तुम एक नंबर को दो फैक्टर की तरह सोच सको। तीसरा पॉइंट है हमारे पास एम ए एम बी, इसका जीसीडी क्या होगा, एम कॉमन निकाल के ए और बी का। क्यों, एम तो कॉमन है ही दोनों में, वो तो ऐसे भी निकल ही जाना है बाहर। चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, अगर ए कॉमा बी का जीसीडी ये हमेशा बी कॉमा ए के जीसीडी के बराबर होगा, यही ए कॉमा माइनस बी के जीसीडी के बराबर होगा, यही माइनस बी कॉमा ए के जीसीडी के बराबर होगा, यही माइनस ए कॉमा बी के जीसीडी के बराबर होगा, यही बी कॉमा माइनस ए के जीसीडी के बराबर होगा, यही किसके बराबर होगा, माइनस ए कॉमा माइनस बी के बराबर होगा, और यही माइनस बी कॉमा माइनस ए के बराबर होगा। और शॉर्टकट में अगर लिखना चाहें, ये सब मिला जुला के एक ही बात लिखा हुआ है, मॉड ए मॉड बी के जीसीडी के बराबर होगा। अगला जो काम का पॉइंट है वो है ए कॉमा ए माइनस बी के जीसीडी के बराबर होगा, या फिर क्या, और ए कॉमा बी प्लस एक्स ए के जीसीडी के बराबर होगा। समझना है, ये तो समझ चुके हैं, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए का सेम होता है, माइनस बी वाला भी देख ही चुके थे 25 इंटू माइनस 125 करके। तो मॉड ए मॉड बी का तो सेम होगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। अगला पॉइंट आता है इसका और इसका, इन दो पॉइंट्स को समझना है। तो ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी इंटू ए वन, बी को क्या लिख सकते हैं, जी इंटू बी वन। ठीक है, तो ए माइनस बी को क्या लिखेंगे, ए माइनस बी से इससे भी जी कॉमन निकल रहा है, इससे भी जी कॉमन निकल रहा है, तो जी ए वन माइनस जी बी वन, यहां से जी को बाहर निकाल लिए तो ए वन माइनस बी वन। ठीक है, ए माइनस बी में, तो इस दोनों में ए और ए माइनस बी, इनमें सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, जी ही तो है, तो इनका भी सेम होगा। सेम इसी वे में अगर बात कर ले, ए का क्या है जी कॉमा ए वन, और बी प्लस एक्स ए, इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, जी इंटू बी वन प्लस एक्स टाइम्स ऑफ जी इंटू ए वन। यहां से भी जी कॉमन निकल गया, क्या आया बी वन प्लस एक्स ए वन। एक्स इंटीजर है, ए वन भी एक इंटीजर है, लेकिन ग्रेटेस्ट कॉमन क्या हुआ जी, तो इन दोनों में भी देखे तो जी ही हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन है, इसमें भी देखे तो जी ही हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर या फैक्टर है। तो ये तो हो गया एक बात।
इसका एक एग्जाम्पल देख लो और क्लियर हो जाएगा। इनका ग्रेटेस्ट कॉमन निकालिया जाए, n+1 का और n² + 1 का, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर निकालो। ये क्या है? अल्फा। ये क्या है? सॉरी, ये अगर a है तो ये हमारा b है, बट b और a में कुछ रिलेशन तो दिख नहीं रहा है। b को a के जैसा कन्वर्ट करने का सोचो, तो क्या लिखेंगे? n+1, n² - 1 + 2। ठीक है। अब n² - 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? n+1, n - 1 इंटू n+1 + 2। n+1 इन दोनों में तो कॉमन फैक्टर है, ठीक है। n+1 इन दोनों में तो कॉमन फैक्टर है, बट इसके बाद अगर n+1 हम लोग बाहर निकाल दें दोनों से, तो क्या बचता है? 1 और n - 1 + 2, ये आता है हमारे पास। तो इन दोनों का अगर कॉमन फैक्टर अब बात किया जाए, तो ये तो इस टर्म में लिखा हुआ नहीं है, तो n+1 यहां से क्या आ गया? n+1, और यहां से क्या आ गया हमारे पास? 2। ये तो फैक्टर है जी, इसमें तो फैक्टर है, बट 2 में कोई फैक्टर है? अगर बात करें n+1, 2 का, तो यहां पर कॉमन फैक्टर क्या आ सकता है? या तो 1 या तो 2। 1 कब आएगा? जब n इवन होगा। अगर n इवन होगा तो ये ऑड और इवन, यहां नहीं समझ में आ रहा, वो छोटा जगह है, फिर से बताते हैं। HCF निकालने बोला था, क्या नंबर दिया हुआ था? n+1, n² - 1 + 2। ये हम लोग लिख चुके हैं ऐसे। इस नंबर तक पे तो हमारा निकल जा रहा है, बट ये प्लस में है, मल्टीप्लाई तो है नहीं, तो हमको क्या देखना होगा? n+1 और 2 में क्या कॉमन फैक्टर आ सकता है? इसमें कॉमन फैक्टर या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। क्यों? एक तो HCF के बारे में हम लोग जानते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर से बड़ा हो नहीं सकता। यहाँ पर 2 हमको दिखा है एक स्मॉलेस्ट नंबर, तो उससे बड़ा तो हो नहीं सकता है। दो ही कंडीशन है, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। तो अगर 1 आएगा, 1 कब आएगा? जब n हमारा ऑड इवन नंबर होगा। अगर n इवन नंबर होगा, n+1 क्या हो जाएगा? ऑड। ऑड और इवन में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इफ n इज ऑड, n अगर ऑड रहेगा तो ये आ गया, सॉरी n इवन रहेगा तो ये आ गया। अब n अगर ऑड रहेगा तो ऑड + 1 इवन, इवन और 2 में 2 एक कॉमन फैक्टर होगा, ये हो जाएगा इफ n = ऑड, और ऊपर वाला n = इवन में। तो ये हमारे पास यही दो फैक्टर आ सकता है। कब? जब n अगर इवन होगा तो 1 होगा फैक्टर, n अगर ऑड होगा तो 2 होगा फैक्टर। तो 5th पॉइंट देखा जाए, 5th पॉइंट में क्या कहता है? n और n+1, ठीक है। ये अगर हमारा a है, ये हमारा b है, डिवाइड नहीं है। n अगर a है और b है, a और b का GCD निकालने आया, तो इसमें कैसे करेंगे? इसमें क्या करते हैं? b में जो a का कॉमन मल्टीपल है उसको हटा दो। b में जो a का कॉमन मल्टीपल है उसको हटा दो। उसको हटा दिए तो यहां पर क्या बचा? फिर n बचा, सिर्फ n तो हट गया, 1 बचा सिर्फ। तो अब जो हमको GCD निकालना है वो हमको n, 1 का निकालना होगा। तो दिस इज इक्विवेलेंट ऑफ n, n+1। ठीक है। कैसे आया ये? वही अपना पिछला प्रॉपर्टी से आया। b+a किए थे, अगर a, b का GCD मालूम है तो a, b+a का भी GCD तो निकाल सकते हैं। अगर a - b निकाले, a+b भी तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ वही किया, एक्चुअली में b को हम लोग 1 बना दिए, और अब क्या लिख सकते हैं? n, n, तो a+b, इसका और इसका GCD
सेम होगा, तो कोई बड़ा बात नहीं है, नॉर्मल मैनिपुलेशन है जो हम लोग किए हैं। और ये हो गया, और कुछ और छोटा मोटा प्रॉपर्टीज है और इम्पोर्टेंट a,0 इसका जीसीडी क्या होगा, a होगा इफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों a क्यों होगा, 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 0 तो किसी का फैक्टर होता नहीं है, बट 0 को हम a से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो वहां से a हम लोग जो हाईएस्ट है हमारा, जो सबसे बड़ा टर्म है, वो हम लोग कॉमन फैक्टर लेके निकल सकते हैं। 7th नंबर पॉइंट में क्या बोला, a,1 हो जाए, इस केस में जीसीडी 1 होगा जो लोएस्ट है, सिर्फ 0 वाला केस में हाईएस्ट वाला नंबर आता है। और एक तरह से एक्सेप्शन टाइप मान लो, बट कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब प्योर लॉजिक है। 8 में क्या कह लिया, इफ d डिवाइड्स a एंड d डिवाइड्स b, ठीक है, तब इस केस में a बाई डी कॉमा b बाई डी, चलो इसको ना नेक्स्ट ही पेज से करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, इफ d डिवाइड्स a एंड d डिवाइड्स b, अगर ऐसा लिखा हुआ है देन इफ लिख दो, इफ देन a बाई डी और b बाई डी, इनका कॉमन जीसीडी क्या होगा, 1 बाई डी कॉमा जीसीडी ऑफ a कॉमा b, यानी 1 बाई डी a कॉमा b। अब ये कैसे आया, ये कैसे आया, a को हम लोग क्या लिखते थे, ऐसे कोई बड़ा बात नहीं है, फिर भी a को हम लोग क्या लिखते थे, a को हम लोग लिखते थे g कॉमा a1, ठीक है। अब g में ना d एक फैक्टर है, ऐसा बात कभी नहीं बोला है कि d सबसे बड़ा फैक्टर है, d बस एक फैक्टर है, तो g के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, d इंटू डी डैश डॉट a1, ऐसे भी लिख सकते हैं। सेम इसी तरह से b को क्या लिखेंगे, g इंटू b1, और g का वैल्यू क्या है, d डॉट डी डैश इंटू a1। अब अगर डिवाइड मार दें a बाई b को, सॉरी a बाई d और b बाई d निकालना हो, तो a बाई d क्या आ जाएगा हमारे पास, a बाई d आ जाएगा d डैश a1 और ये आ जाएगा d डैश b1। तो इन दोनों में फिर अब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या बच गया, d डैश, इन दोनों में ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या बच गया हमारा, d डैश, ठीक है। तो d डैश को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, d डैश का वैल्यू किसके बराबर था, g इंटू डी के बराबर, और g किसका था हमारे पास, g था हमारे पास ab का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ab का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, d डैश बाई डी इक्वल्स टू, सॉरी मतलब d डैश हमको लाना है और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर इंटू डी हो रहा है, बट यहाँ d तो हमको चाहिए नहीं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर डिवाइडेड बाई g, सॉरी यहाँ गलती हो गया, ऐसे होगा, ठीक है। d डैश क्या हो रहा है हमारे पास, d डैश क्या आ रहा है, g डिवाइडेड बाई d, g मतलब a कॉमा b का ग्रेटेस्ट डिवाइडेड बाई d, तो यही तो आया हमारे पास, यही तो चाहिए था, ये किसका आ रहा है हमारे पास, a बाई डी कॉमा b बाई डी का, ये आ गया हमारे पास। अब ये कितना नंबर पॉइंट था, 8 नंबर था ना, इसको दे दो यहाँ पर नंबर 8। अगला नंबर 9, नंबर 9 में भी कुछ खास बात नहीं बोला, a कॉमा b, मतलब a और b का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ये हो रहा है g, तो अगर a बाई जी कॉमा b बाई जी करें
तो ग्रेटेस्ट कॉमन से ही डिवाइड कर दे, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा 1। पॉइंट नंबर 10, ए कॉमा बी, अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, उसी तरह से ए कॉमा सी, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ए का बी के साथ भी कुछ कॉमन नहीं है, ए का सी के साथ भी कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ए का बी इंटू सी के साथ भी कुछ कॉमन नहीं होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बी और सी 1 हो जाए, ये नहीं है इसका मतलब। ये यहाँ से 10 में हमारा 2 पॉइंट है, ये भी है और एक ये भी है, 2 पॉइंट्स है। तो 10 तो हो गया, 11th देखते हैं कितना तक हो गया। हाँ, 11th में क्या बोला जाएगा, ए इफ ए डिवाइड्स बी एंड सी भी डिवाइड्स बी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए और सी का अगर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर का बात किया जाए तो वो 1 होगा। क्यों ऐसा बात बोला गया है, ए डिवाइड कर रहा है बी को, तो बी हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू सी इंटू सम इंटीजर, ये इस तरह से इसका प्राइम फैक्टर आएगा। तो ए और सी कुछ भी कॉमन नहीं होगा, अगर कुछ भी कॉमन होता तो फैक्टर निकल जाता ना, तो इसीलिए ऐसा हुआ, ए और सी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 हुआ। इस बात से एक चीज और पता चलता है कि ए इंटू सी ये भी बी को डिवाइड करेंगे, ए इंटू सी ये भी बी को डिवाइड करेगा। ये थोड़ा सा मतलब डिवीजन वाला, डिविजिबिलिटी का पॉइंट था, बट यहाँ लिखा हुआ है, याद रखना, ध्यान रखना है सारे पॉइंट्स का। 12, ए बी का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है वो लेस देन इक्वल्स टू होता है सी इंटू ए कॉमा डी का। ऐसा क्यों, अगर सी एक इंटीजर हो तब। ऐसा क्यों, बराबर हुआ मतलब सी अगर बी का कॉमन फैक्टर नहीं है तो, बट अगर किसी भी तरह से सी बी का फैक्टर हो तो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर बढ़ जाएगा। तो हमको पता नहीं है, इसलिए लेस देन इक्वल टू का साइन दिए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं हुआ तो कम से कम बराबर तो रहेगा ही रहेगा। पॉइंट नंबर 13, सी डिवाइड्स ए बी एंड सी कॉमा ए इक्वल्स टू, ये अगर कंडीशन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सी और ए में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, सी और ए में कुछ भी कॉमन नहीं है, बट सी डिवाइड्स बी, तो सी ए को तो डिवाइड नहीं करेगा, यहां से ये भी लिख सकते हैं हम लोग, सी डज नॉट डिवाइड ए, और बट सी डिवाइड्स बी, बट सी डिवाइड्स बी। तो ये सारा पॉइंट हो गया बेसिकली हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर से डिविजिबिलिटी पे कैसे आए, ये हम पिछले लास्ट 3 पॉइंट्स में देखे हैं, और ये सारा काम हो गया। अगला जो चीज आता है हमारे पास वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम के रिलेटेड होगा, और इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है ये देखेंगे।